हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आपको थंबनेल से पता लग गया होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि लास्ट 6 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूं। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूं हाइड्रोकार्बन का, जिसमें लास्ट 6 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किया हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं सोल्व करने वाला हूं हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस का। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत देखने को मिल जाती है नीट के अंदर में। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडिया पता लग जाए कैसे क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। तो जितने भी टॉपिक वाइज हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, फिजिकल का हो, हम सारे एग्जाम से पहले हम उसकी लास्ट 6 ईयर पीवाईक्यू को सोल्व करके जरूर लेके आऊंगा। एक सेशन बनाऊंगा, उसमें वीडियो अपलोड जरूर करूंगा। ठीक है, और मैं शॉर्ट्स में भी क्लिप काट डालता हूं, तो वहां से भी आपको देखने में जल्दी हो जाएगा। कम टाइम में आप क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा आपको हम लेट नहीं करेंगे, जल्द से जल्द क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमने पूरी क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया है और उसको थ्योरी के साथ मैं सोल्व कराने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में। तो जो बच्चे थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक के अंदर प्रॉब्लम है, दिक्कत होती है, बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तो इस वीडियो से आपको हेलो एल्केन्स का और भी टॉपिक्स का आपको इजी वे में सोल्व कर लेंगे। कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, अपना डिटेल वाइज में आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे। क्योंकि नीट में ज्यादा क्वेश्चंस भारी नहीं आते हैं, हार्ड नहीं आते, इजी आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो सारे क्वेश्चन इजी लेंगे, और कॉन्सेप्ट पता ही नहीं हो तो सारे क्वेश्चन हार्ड ही लेंगे, चाहे क्वेश्चन इजी हो या चाहे हार्ड हो, फर्क तो पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस का। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों यार, हम वीडियो को जरूर शेयर करो, तो आपको भी फायदा होगा, दूसरों को भी फायदा होगा। ओके, तो और जो नए चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो अभी तक हाइड्रोकार्बन का पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए हैं, वीडियो नहीं देखा, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से एक बार चेकआउट करने की जरूर कोशिश करना। ओके, तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो, क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे पूछा गया। पहले क्या करो ना, पहले क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। पहले देखो क्वेश्चन को रीड करो, पहले आराम से, पहले शांत से बैठ जाओ। सबसे पहले शांत से बैठने के बाद पेन पेपर ले लो, क्वेश्चन को देखो, पॉज करो वीडियो को, सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये हेलो एल्केन्स है। यहाँ पर SN1 और SN2 ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाती है, तो यहाँ से आपको बहुत सारे आइडिया लगेंगे कैसे क्वेश्चन सोल्व की जाती है ना। यहाँ पे देखो बच्चे, पहला क्या है, यहाँ पर असर्शंस और रीजन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सोल्व ये करना है कि देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया असर्शन 1 के अंदर में कि अंडरगो SN2 रिएक्शन, दिस कंपाउंड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन दिस कंपाउंड। यहां पर देखना यही है कि क्या SN2 रिएक्शन के हिसाब से ये जो कंपाउंड है फास्टर है किससे, इस कंपाउंड से। तो कैसे पता लगाएंगे, देखो SN2 के अंदर में सबसे पहले वो पहचानने के लिए दो तीन चीज पॉइंट है जो समझना जरूरी है। देखो SN2 है, ठीक है, SN2 में सबसे पहले आता है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस जरूरी है। ओके, उसके बाद जानना है आपको क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ठीक है, और सबसे बाद रिएक्टिविटी मैटर करता है, रिएक्टिविटी। मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, और SN1 और SN2 क्वेश्चंस में जो भी मैंने इसका थ्योरी बताया हूं, इसके ऑलरेडी एक चैनल पे मैं डाल रखा हूं, वहां इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। एक और उसे भी देखने की कोशिश करना। जिस बच्चे को SN1 और SN में तकलीफ है, समझ नहीं पाते हैं, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से चेकआउट करना। ओके, फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, देखो यहां पर रिएक्टिविटी, देखो रिएक्टिविटी कैसे पहचानते हैं, किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड अगर वीक है, ठीक है, बॉन्ड वीक है तो रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। समझ रहे हैं, तो आपको यहां पर देखना ये है रिएक्टिविटी के हिसाब से कि SN2 रिएक्टिविटी देखा जाता है किसके अंदर में, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एंड बॉन्ड वीक। अब कार्बन आयोडीन और कार्बन क्लोरीन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग है ये पता लगाओ पहले आप। तो देखो कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड हमेशा वीक होता है, आपको ये पता होना चाहिए, और कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को, अगर ये चीज समझ गया तो क्वेश्चन इजी वे में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है, रीजन ये होता है कार्बन का साइज छोटा होता है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग, बैड ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है, बैड ओवरलैपिंग, जैसे बोल सकते हैं वीक ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वीक ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। तो वीक ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाता है। अब देखो सिंपल समझने की कोशिश करना, अब ये देखो कार्बन आयोडीन है, ये बॉन्ड वीक है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल बाहर से आएगा, बॉन्ड तो पहले से वीक है, हल्का सा हीट करेगा ना कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड अपना लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा। मतलब बॉन्ड, मतलब पूरी बॉन्ड लेके निकलता है आयोडीन, इसी को बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ओके, तो रिएक्टिविटी जहां पर ज्यादा होती है,
तो वहां पर लिविंग ग्रुप गुड होता है, लिविंग ग्रुप बढ़िया होता है, ठीक है। क्या होता है? लिविंग ग्रुप बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। और रिएक्टिविटी जब गुड कैसे होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होता है, इसका मेन रीजन यही है। अब कार्बन कोल्ड्रिन के बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग देखो ऑलमोस्ट सेम होता है, शायद थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ओवरलैपिंग बढ़िया होता है। ओवरलैपिंग का रीजन समझो, यहाँ पर देखो कार्बन आयोडीन, इसकी जो होती है 2p ऑर्बिटल होता है और इसका होता है 5p ऑर्बिटल। अब इसमें देखो, इसमें भी 2p ऑर्बिटल होता है और कोल्ड्रिन में क्या होता है? 3p ऑर्बिटल। 3p और 2p ऑर्बिटल उतना बढ़िया ऑर्बिटल होता है ना, दोनों में ओवरलैपिंग अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होते हैं, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और 2p और 5p, एक बॉन्ड इतना छोटा एक इतना बड़ा, तो छोटा और बड़ा कैसे बॉन्ड बनाएगा? मुश्किल है ना, ओवरलैपिंग बढ़िया नहीं हो पाएगी। जब ओवरलैपिंग बढ़िया हो ही नहीं पाएगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा नहीं, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा ही नहीं तो रिएक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड तो वीक है, थोड़ा सा हिट करेगा कारण के पास अपनी लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो SN2 हो जाता है फास्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल तेजी से रिएक्ट कर जाएगा और आयोडीन अपना लिविंग ग्रुप लेकर निकल जाएगा, और यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ने में ही टाइम लगेगा, तो रिएक्शन कैसे जाएगा आगे? नहीं जाएगा ना। तो बस यही समझना है। तो फर्स्ट असर्शन जो है वो सही है, सही है असर्शन। सेकंड रीजन क्या है? आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज इट्स लार्ज साइज। ऑफ कोर्स रीजन भी तो सही है, तो रीजन भी सही, मैंने बताया रिएक्टिविटी जितना ज्यादा होता है उसकी लिविंग ग्रुप उतना अच्छा होता है ना, कि बॉन्ड तेजी से निकलेगा, क्योंकि बॉन्ड वीक है, और जब बॉन्ड वीक है तो थोड़ा सा हिट करेंगे, अपना लिविंग ग्रुप तेजी से लेकर निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों सही है, तो A is true R is false ये गलत है, A is true but A is false but R is true ये भी गलत है, बोथ A और R is true, ठीक है, और R is correct इस पर, हाँ ये चीज सही है, ठीक है। तो फर्स्ट का जो होगा आपका C आंसर करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के ऐसे अप्रोच करना होता है, थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होनी चाहिए। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पूछा गया हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन। देखो मोनोक्लोरिनेशन क्या होता है, यहां से अगर पहचान लो ना तो समझ में आ जाएगा मोनोक्लोरिनेशन होता क्या है। मोनो मतलब क्या होता है? एक, क्लोरिनेशन का मतलब Cl, जहां पर किसी कंपाउंड में एक कोलिन अटैच होता है उसी को बोलते हैं मोनोक्लोरिनेशन। अब जैसे ये हमारा आपको दे रखा है स्ट्रक्चर, कंपाउंड दे रखा है, अब इसमें ना आपको मोनोक्लोरिनेशन अटैच करना। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने CH3 लगाया, ठीक है, जैसे वैसे मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पर CH है, CH2 है, यहाँ पर CH3 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक Cl अटैच हो सकता है तो अलग कंपाउंड बनेंगे, यहाँ पर भी Cl अटैच हो सकता है, यहाँ पर भी Cl अटैच हो सकता है, यहाँ पर होगा, हाँ यहाँ पर नहीं होगा कि यहाँ पर अटैच करवाओ यहाँ पर अटैच करवाओ, कंपाउंड सेम ही बनेंगे, तो किसी एक में ही होगा, ठीक है। तो कितने हो रहे हैं अटैच मोनोक्लोरिनेशन? 1 2 3 4 हो रहे हैं, लेकिन ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा हम क्वेश्चंस को, स्ट्रक्चर को आराम से खोल खोल को लिखते हैं ताकि पता चले। तो पहला हम इस कंपाउंड को बनाते हैं। देखो यहाँ से देखो, यहाँ पर मिथाइल है, CH3 को मिथाइल लिखता हूं मैं, ठीक है, समझ लेना, ओके। यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH2 है, ठीक है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर Cl लगाते, एक ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ले लेता हूं कंपाउंड, नेक्स्ट यहाँ पर एक फर्स्ट मोनोक्लोरिनेशन हो गया, ओके, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर मिथाइल लगा दो, ठीक है, यहाँ पर मिथाइल लगा दो, ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर इसके बाद अगले बार यहाँ पर लगा दो, तो 2 बन गए कंपाउंड, ओके, ठीक है। एक बार और देखता हूँ, यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पर एक Cl लगा, 3 कंपाउंड बन गए। चलो और एक और देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक Cl लगा दिया हमने, यहाँ पे CH3 लग गया, यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया। अब देखो, आप यहाँ पर देखने की कोशिश करना बच्चे, एक मोनोक्लोरिनेशन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक ये वाला हो गया, कितने बन गए? 4 बनने के चांसेस है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर भी आपको देखना है, ये इसको कैसे भूल सकते हो? अगर ये इसको भूल गए तो आंसर गलत हो जाएगा। वैसे तो 4 है तो 4 ऑप्शन भी नहीं है, तो वैसे भी आपको दिमाग कंफ्यूज होगा, भाई 4 तो है नहीं, कुछ और होगा बात। तो यहाँ पर स्टीरियोआइसोमर भी देख के चलना है, ओके। तो देखो स्टीरियोआइसोमर देखने के लिए आपको कायरल कार्बन देखना पड़ेगा। क्या? कायरल कार्बन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, जब Cl लगाया मैंने, यहाँ फर्स्ट ये कंपाउंड देख लेते हैं, ठीक है, ये A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। ये 4 हमारा अलग अलग आइसोमर बना दिए मोनोक्लोरिनेशन करने के बाद। अब यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट बनाने के बाद हमारा यहाँ पे कोई कायरल कार्बन दिख रहा है? कायरल कार्बन को पहचानो, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन थे, कायरल मतलब समझ में आ रहा है? पहले
कायरल का मतलब डिफरेंट कार्बन लगने चाहिए कार्बन के ऊपर। कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है और चारों बॉन्ड पे डिफरेंट होना चाहिए, ए बी सी डी चारों डिफरेंट होना चाहिए, समझ लो बात को। तो देखिए यहाँ पर कार्बन में एक क्लोरीन है, बाकी ये कंपाउंड 2 H2 है, तो H2 है तो सेम आ गया, यहाँ पर भी सेम आ गया, यहाँ पर दोनों मिथाइल सेम है तो ये नहीं होगा कायरल। बी में देखते हैं, तो बी में क्या कायरल है, CH3 3H सेम आ गया तो नहीं होगा, यहाँ पर 2H सेम आ गया तो नहीं आ गया, यहाँ पर 2 मिथाइल सेम आ गया तो भी चांसेस नहीं है, यहाँ पर एक H रहेगा, ठीक है। तो HCl तो डिफरेंट है लेकिन 2 मिथाइल सेम है तो यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर देखो एक कार्बन का H आ गया, ठीक है, यहाँ पे H है, और ये एक CH3 है, एक अलग आ गया, एक अलग आ गया, यहाँ पे Cl, हाँ ये डिफरेंट हो गया तो ये कायरल हो गया। यहाँ पर देख लेना कायरल है, एक कायरल हो गया, C आपको कायरल हो गया, ओके। डी आप देख लेना, डी में देखो ये कार्बन देख लो, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे नहीं है, ये कार्बन देखने की कोशिश करना, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर एक H है, ठीक है, हाँ यहाँ पर H है ना, एक सेकंड, कार्बन कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, यहाँ पर डायरेक्ट बॉन्ड है, हाँ डायरेक्ट बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर H है, ओके, समझ गए आप पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पर कार्बन नहीं, यहाँ पे H है, ओके। यहाँ पर देखना, ये कार्बन को आप देखने की कोशिश करना थोड़ी सी, यहाँ पर देखो ये कार्बन जो है एक CH2Cl से लगा हुआ, एक CH3 से लगा हुआ, H लगा हुआ, बाकी पूरा कंपाउंड, तो ये भी कायरल है। तो जहां पर कायरल है तो देखो ये तो एक आइसोमर बनाएगा, यहाँ पर कायरल नहीं तो एक आइसोमर बनाएगा, यहाँ पर कायरल नहीं तो एक आइसोमर बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कायरल है, यहाँ पर जब कायरल है ना तो यहाँ पर 2 बनाएगा, ये तो R या बनाएगा तो S बनाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली, तो R बना सकता है या तो S बना सकता है, तो R बनाएगा या तो S बनाएगा, कायरल है ना इसलिए यहाँ पर 2 बनने के चांसेस है, तो R या तो यहाँ पर भी देखो 2 एक कायरल है, यहाँ पर भी R बनाएगा तो S बनाएगा, तो एक टाइम पे R बनाएगा एक टाइम पे S बनता है, यहाँ पर भी 2 बनेगा, तो टोटल कितने होंगे यहाँ पर देख लेना, टोटल यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, और 2 यहाँ से 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गए, टोटल कितने हो गए 6 हो गए, तो 6 बनाने के चांसेस है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आ गई होगी कैसे सोल्व करना है ना। यहाँ पर देख लीजिए कि जहां पर कायरल कार्बन होगा वहां पर उसकी आइसोमर 2 बनेंगे, या तो R बनेगा या तो S बनेगा। आपने पढ़ा होगा स्टीरियो आइसोमर, थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो पता लग जाएगा, वरना मुश्किल है, तो मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर दिया हूं समझाने के लिए आपको, ओके बच्चों। 3rd नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। SN1 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया दैट कंपाउंड विल बी अंडरगो SN1 रिएक्शन विद फास्टेस्ट रेट, तो रेट आपको बताना है। देखो SN1 के अंदर में पहले आप जान लो बेसिक, इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको SN1 नहीं पता है तो एक बार चेकआउट करना वीडियो, वहां पर SN1 और SN2 को बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया हूं, तो वहां से आपको कुछ पॉइंट भी समझ में आया, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, तुरंत सोल्व कर लोगे। देखो SN1 के अंदर सबसे पहले आपको समझना क्या है, SN1 हमेशा 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होता है ये हमेशा इंटरमीडिएट बनाता है, ठीक है। तीसरी पॉइंट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक की जाती है, ठीक है। ये हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद 4th में आता है वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, ओके वीक न्यूक्लियोफाइल, ओके चलो। अब लास्ट जो हम बात करते हैं पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो स्टेरिक हिंड्रेंस हाई होती है, हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके। तो यहां पर वही चीज देखना है कि SN1 रिएक्शन किसमें जाएगी, तो पहले क्या करता है Br निकलता है एक स्टेप में, तो कार्बोकैटायन बनता है, क्या स्टेबल है, सबको Br निकालो, कार्बोकैटायन बना स्टेबल है, यहां से निकालो स्टेबल है, यहां से निकालो स्टेबल है। देखो अगर ये कार्बोकैटायन बनता है तो यहां पर कार्बोकैटायन किसी तरह से स्टेबल तो है नहीं, फिर इसको रीअरेंज करके 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा, चलो ठीक है थोड़ा बहुत स्टेबल है। यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल है, चलो यहाँ पर तो उतना स्टेबल है भी नहीं। यहाँ पर देखो यहाँ पर +M से स्टेबल है क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है ना, तो सबसे ज्यादा +M ज्यादा स्टेबिलिटी करती है कार्बोकैटायन का, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन आता है, उसके बाद आपको टर्शियरी सेकेंडरी ये सब आता है। यहाँ +M की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर रिएक्शन SN1 फास्ट करेगी, तो इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगी, तो ये चीज देखना है। और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी काफी हाई, यहाँ पर स्टेरिक बहुत कम, यहाँ देखो यहाँ पर CH3 भी लगा हुआ, बेंजीन रिंग भी है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी काफी ज्यादा हाई है, तो इस वजह से आपको SN1 रिएक्शन यहाँ से डी से रिएक्शन फास्टेस्ट हो जाएगी, ओके। 4th नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, तो 4th नंबर क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अरे जिस बच्चे को एनसीईआरटी से डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से बेसिस है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो आप इसको इजी में सॉल्व करोगे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग में बात रखनी होती है, ठीक है। जैसे आप देखो कोई अल्कोहल को हम PCl3 से रिएक्ट करते हैं, जैसे हम PCl3 से रिएक्ट करते हैं तो सिंपली क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनता है, और दूसरा बनता है क्या हमारा H3
PO3। मतलब देखो यहाँ पर 3 मोल लेते हैं, ये R है, यहाँ पर अच्छे से देखना, ये RCl को लेता है, 3 Cl है, ठीक है। तो एक Cl को अपनी तरफ से ले लिया, ओके। तो यहाँ पर 3 मोल बना लेता है तो कंप्लीट हो जाएगा, अपना बैलेंस हो जाएगा पूरी तरह से। अब देखो फॉस्फोरस जो है OH को लेगा, तो फॉस्फोरस हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है लोन पेयर के साथ, तो 3 ये इस तरह से बॉन्ड हो गया, P फॉस्फोरस का होल ट्राई ऑक्साइड बना देगा, तो इसी को हम बोल सकते हैं H3PO3। इसी को हम क्या लिखते हैं, H3PO3। POH का होल थ्राइस को हम लिख सकते हैं H3PO3। तो यहां पर ये बना देगा, तो इसका जो होगा A जो होगा ये A बनेगा। सेकंड में है, जब भी अल्कोहल को हम रिएक्ट करते हैं किससे, PCl5 से। पहले हमने क्या किया, रिएक्ट PCl3 से किया, अब PCl5 जैसे हम रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन तो वही जाएगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है, और इसके अंदर HCl बनेगा, लेकिन यहां पर H3PO3 ना बन के POCl3 बन जाता है, तो ये हमारा आपको B बन जाएगा, ये वाला B, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर आप देख लो, तो A बनेगा क्या बच्चे, A बनेगा हमारा H3PO3 और B बनेगा क्या बच्चे, POCl3। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट है क्या, नहीं है, H3PO4 नहीं, H3PO3 होगा, फिर हाँ ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था किससे, NCERT से। बोलो NCERT को अच्छे से रीड करो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तब आपको NCERT से मिल ही जाती है, ठीक है। तो NCERT से आपको आइडिया लग जाता है, तो NCERT को मिस मत करना, रीड करने की कोशिश थोड़ा बहुत कर लेना, ओके। अब 5th नंबर क्वेश्चन को देख लो। 5th नंबर क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें सिर्फ रिएक्शन केस है, और जो रिएक्शन मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया उसी के बेसिस पे है। अगर आपने थोड़ा सा उस क्वेश्चन को समझा होगा, 4th क्वेश्चन को, तो 5th क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करो, तो पहले खुद से बनाने की कोशिश करो। इसमें भी अल्कोहल ही है ना, और इसमें PbR3 लिख रखा है, वो PbCl3 था, ये PbR3 हैलोजन ही तो है, बस कुछ नहीं, है ना। तो पहले खुद से प्रोसेस सॉल्व करो, नहीं हो रहा मैं कर रहा हूं। यहां पर देखो सिंपल वही है कि जब भी अल्कोहल को हम रिएक्ट करते हैं फास्फोरस हैलाइड के साथ, मतलब PbR3 हैलाइड ही तो है, हैलोजन, तो सिंपल क्या बनाता है, RBr बनता है। तो बस यही यहां पर है, अल्काइल के जगह पर अराइल ले लिया गया है, मतलब साइक्लोहेक्सेन ले रखा है। तो इसको मैं थोड़ा सा बताता हूं आराम से। यहां पर देखना, यहाँ पे OH है, ठीक है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर रिएक्शन करवा दिया PbR3 से, जहां पर अल्कोहल वहां पर आराम से Br लगा दो ना, बस यहाँ Br लगा दो ना बच्चे, Br लगा दिया ना आपने, Br लगा दिया, जो बाकी जैसा है वैसा लगा दो, छोड़ दो ना। तो हमारा A कंपाउंड बन गया, जो हमारा मेजर बनाना था वो A बन गया। तो ऑप्शन से मैच कर लो, किसमें ऑप्शन आ रहा है ऐसा, Br इसमें आ रहा, इसमें आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा, तो A और B में से ऑप्शन होने वाला है। अब थोड़ा B देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, बी ऑप्शन में अल्कोहलिक KOH दे रखा है। अल्कोहलिक KOH करता क्या है ये बच्चे को पता ही नहीं होगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अल्कोहलिक आपको पहले समझना पड़ेगा, अल्कोहलिक 2 होते हैं इसका, ठीक है। एक अल्कोहलिक होता है और एक्वस KOH होता है। तो अल्कोहलिक, एक अल्कोहलिक KOH होता है और एक एक्वस KOH होता है, दोनों का अलग अलग होता है। इसमें इलिमिनेशन होता है, क्या होता है, इसमें इलिमिनेशन होता है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समझ रहे इस चीज को। यही चीज आपको समझना होता है कि अल्कोहलिक KOH के अंदर में इलिमिनेशन का मतलब डबल बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर रहा, आपको पता होगा रिएक्शन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ये पता है आपको। हाँ, अगर नहीं पता है तो फिर एक बार मेरे चैनल पे चेकआउट करने की कोशिश जरूर करना, वहां पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है सबस्ट्रेट के साथ। तो वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन से तो उसको वीडियो देख लोगे, 40 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट, 40 या 30 मिनट का वीडियो होगा मे भी। तो वहां से एक बार कोशिश करना देखने का, अगर वो चीज देख लेते हो तो क्वेश्चन आप इजीली सोल्व करोगे। तो चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ओके। तो यहां पर क्या करेगा, अल्कोहलिक KOH है तो इलिमिनेशन करेगा, क्या करेगा, इलिमिनेशन, ठीक है। और जब भी इलिमिनेशन करेगा तो मेजर बनाना है ना, तो हमें ZF प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। ZF प्रोडक्ट क्या कहता है, ZF या ZC भी बोल सकते हैं। ZC प्रोडक्ट हमेशा बनाता है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मोर स्टेबल। जितना अल्किन जब बनते हैं वहां पर सब्स्टिट्यूट जितना ज्यादा लगा रहेगा उतना ज्यादा अल्किन स्टेबल होगी। समझ में आई मेरी बात, ओके। तो यहां पर आपको अल्किन बनाना है। देखो यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, तो यहां से भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है हाइड्रोजन और यहां से भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर यहां से करेंगे तो यहां बनेगा तो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, यहां बनाएंगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, ठीक है।
तो पहले हम कोशिश करते हैं मोर सब्स्टिट्यूट बनाने का। ओके बच्चे, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा बॉन्ड यहाँ ऐसे और ये Br निकल जाए, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ पर लग जाएगा बाकी CH3 और Br भाग गया अपने जगह पे जहां जहां था, ठीक है। यहाँ बन गया तो ये हमारा B बन गया। तो A तो हमारा ये बना, B बना ये, ठीक है। तो पहला तो ये बना, देखो ये A, देखो ये और ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। इसका आंसर आपका A करेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने होते हैं बच्चे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया विच एमोंगस द फ्लोइंग अल्काइल हाइलाइड प्रोड्यूस आइसोनाइट्राइल। मतलब व्हाट इज द मीन्स ऑफ आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल मतलब एक नाइट्राइल होता है, ठीक है, और एक आइसोनाइट्राइल होता है। देखो आपने पढ़ा होगा RCN, इसको बोलते हैं अल्काइल साइनाइड, ठीक है, अल्काइल साइनाइड। ओके, ठीक है। जब आइसो की बात आती है ना, तो आइसो में केस में क्या होता है, RCN की जगह पर RNC हो जाता है। ये R जो होते हैं वो R कार्बन से जब अटैच हुआ वो साइनाइड हो जाता है, इसको IPAC नाइट्राइल बोलते हैं। अगर कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है तो आइसोनाइट्राइल बोलेंगे इसको, आइसोनाइट्राइल। तो बस यही देखना है आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आइसोनाइट्राइल बन रहा है। देखो सबसे पहले हम अल्काइल हाइलाइड को HCN से रेट करेंगे। तो HCN आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो डायरेक्ट CN-H+, ये डायरेक्ट अटैक करेगा इसके ऊपर, अपना लिविंग ग्रुप लेकर भागेगा, यहां से बन जाएगा RCN, ये क्या बन गया, साइनाइड, ठीक है। देखो यहां पर देखो AgCN है, ये आयनिक नहीं होता बच्चे, ये कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है। Ag जो होता है सिल्वर कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग होता है तो Ag सिल्वर और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनते हैं बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड। तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, कितनों भी कोशिश करो, ये आयनिक है ही नहीं, कोवैलेंट टूटेगा ही नहीं। जब टूटेगा नहीं तो क्या होगा बच्चे, ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर बचा हुआ है ना, ये अटैक कर देगा, कार्बन ना अटैक करके नाइट्रोजन अटैक करेगा। आयनिक वाला केस में, इस वाला केस में, फर्स्ट वाला केस में क्या था, कार्बन अपना अटैक किया और हाइड्रोजन को भगा दिया, भाग यहां से, ठीक है, तो बन गया RCN। लेकिन इस केस में है क्योंकि कार्बन, इस केस में क्या है, बी वाला ऑप्शन में सिल्वर और जो कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना हुआ कोवैलेंट बना हुआ है, तो कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड टूटने का नाम ही नहीं लेगा, नहीं टूटेगा भाई, स्ट्रॉन्ग है नहीं टूटेगा। आयनिक होता तो बात थी, लेकिन कोवैलेंट है नहीं टूटेगा। तो अपना नाइट्रोजन लोन पेयर लेकर के अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनाएगा ना बच्चे, ये यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा अल्काइल हैलाइड, ठीक है, सॉरी अल्काइल हैलाइड नहीं, नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा अल्काइल, कार्बन से नहीं जुड़ेगा। तो क्या लगता है ये आइसोनाइट्राइल है या नहीं है ना, तो ये तो बॉन्ड बना सकता है, तो ऑप्शन बी है जो बनाने वाला है। सी को देख लेते हैं, यहाँ पर ये भी आयनिक है, ये अटैक करेगा, इसको ऊपर निकाल देगा, तो यहाँ पर भी बन जाएगा RCAN, ठीक है। यहाँ पर भी आयनिक है, ये अटैक किया, इसको लेकर भाग गया, यहाँ पर डायरेक्ट अटैक करता है कार्बन के ऊपर, ठीक है, अल्काइल के ऊपर, यहाँ पर भी RCN बन गया। तो मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो एक ही कंपाउंड है जो बना रहे हैं, वो बी वाला कंपाउंड है जो देखने को मिलते हैं आइसोनाइट्राइल। तो कौन सा है भाई आंसर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो ऑप्शन बी ओनली लगता तो वही है, हाँ ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी ए भी तो नहीं बनेगा, हाँ ऑप्शन बी, 6 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब मोटा मोटी बताया जाए तो जो बी ऑप्शन जो हो जाएगा, ये वाला बी, ये सही है, यही आइसोनाइट्राइल बनाएगा। तो फाइनल आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगी। ओके, अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लो बच्चे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या, आइडेंटिफाई एक्स द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपको जो एक्स है ये वाला, इसका आपको बताना है इसका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। थोड़ा सा ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, और ये ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको पता होगा तो आप कर पाओगे, नहीं पता होगा तो आपको लगे क्या है यार, ये क्या चीज है यार, मुझसे नहीं होगा, आप जंप कर दोगे। लेकिन बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट पता हो सोल्व कर पाओगे। देखो क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। बहुत बच्चे को अगर पता है आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने पढ़ा होगा तो आप सोल्व कर दिए होंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद आ गया, RMgX, ठीक है, पता लग गया कैसे इसको बनाते हैं। जब अल्काइल हाइलाइड को हम हीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर का सॉल्वेंट लेते हैं तो बन जाता है RMgCl, यही है, बस इसी के बेसिस पे बनाना है। अब बच्चे यहाँ पर क्या, थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो कोशिश करेंगे बनाने का, लेकिन क्वेश्चन गलती कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री मारेंगे और रिएक्शन कर देंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे बना देंगे और यहाँ पे MgCl लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर Br रहने देंगे। लेकिन बच्चे ये ऐसा नहीं बनेगा, बहुत बच्चे गलती कर रखे होंगे।
यहाँ पर नहीं बने, यहाँ पर 2 हेलोजेंस लगे हैं बेंजीन के ऊपर, देख लो 2 हेलोजेंस। तो पहले अब 2 हेलोजन है तो कौन सा हेलोजन रिएक्टिविटी किसकी फास्ट होगी वो देखना है आपको। ऐसे मत करना आंख बंद करके थोड़ा सा पता है कि ग्रीनहाउस रिएक्शन के बारे में सोल्व कर दिए हो गया, नहीं। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट होता है भाई, नीट का पेपर है, कोई हलवा पेपर नहीं है ना कि आपको डायरेक्ट सिंपल में दे दिया आप कर दिए सोल्व। नहीं 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 बच्चे, ऐसे नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो होता है क्वेश्चन के अंदर में, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन को अप्रोच की जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो यहाँ पर 2 हेलोजन है, दोनों की रिएक्टिविटी चेक करो बच्चे, किसकी बॉन्ड स्ट्रांग है। मैंने पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बताया आपको, रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा होती है वही रिएक्शन वहां से पार्टिसिपेट करता है। और रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। जिसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है रिएक्टिविटी स्लो होती है, जिसका बॉन्ड वीक होता है रिएक्टिविटी फास्ट होती है। अब यहाँ पर देखो Br है और ये कार्बन से अटैच है, कार्बन से Cl अटैच है, बताओ किसका बॉन्ड स्ट्रांग है ना, इसका स्ट्रांग बॉन्ड है, इसका बॉन्ड वीक है। किसका रिएक्टिविटी फास्ट होगी, R इसकी फास्ट होगी, इसकी R स्लो होगी, R फॉर रिएक्टिविटी, समझ रहे ना। तो कहां से बॉन्ड टूटने की कोशिश करी, कहां से रिएक्शन होगी, यहां से रिएक्शन होगी, यहां से नहीं होगी। तो बच्चे यहीं पर गलती करते हैं और नेगेटिव मार्क्स हो जाते हैं, फिर बहुत दिक्कत होता है। तो प्रैक्टिस कितनी जरूरी है आपको पता लग गया होगा। तो पहला बनाने की कोशिश करो क्वेश्चन। तो हम ए डायरेक्ट बना रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर Cl रह जाएगा जैसे, और यहाँ पर MgBr लग जाएगा, है ना, समझ रहे बच्चे, ठीक है। अब ए हमने बना दिया, सॉरी इंटरमीडिएट बना दिया, ये वाला बना दिया मैंने इंटरमीडिएट, ठीक है, ये बन गया हमारा। इसके आगे हम रिएक्शन करवाएंगे D2O। D2O मतलब ये वाटर जैसा ही है, लेकिन बस इसका आइसोटोप यूज कर लिया हाइड्रोजन का और OD-, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव अपना प्रोटॉन को या डी को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, Cl यहाँ पर D आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है देख लो। तो ऑप्शन इसका बी नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर Cl है ना, तो Cl यहाँ पर देखो D है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, 7 का C करेक्ट हो जाएगी, ओके। 8 नंबर क्वेश्चन देखने को, 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पर बस करना क्या था, गिवन कंपाउंड दे रखे हैं और यहाँ बताना ये है कि कंपाउंड जो है, जो हाइड्रोजन लगा हुआ उसका नाम क्या होगा इस कार्बन का। देखो ये पॉइंट को पूरा हम विनाइलिक बोलते हैं। अब यहाँ से जो कार्बन लगा हुआ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक बोलते हैं, बस ये ध्यान रखना है ना। लेकिन हाइड्रोजन इस पे लगा हुआ तो कौन सा कार्बन है, अलाइलिक कार्बन है, तो ये अलाइलिक हाइलाइट होगा, तो ऑप्शन कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगी, ओके। देखो 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लो। 9 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट डी ऑब्टेन इन द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। ओके, यहाँ पर जो रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन देख के डरना नहीं है आपको। यहाँ पर रिएक्शन बहुत इजी में है, बहुत अच्छा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सोल्व कर लोगे, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं सोल्व करवा देता हूँ इस वीडियो में। यहाँ पूरी रिएक्शन को मिक्स कर दिया है और इस रिएक्शन से आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नीट में काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है क्वेश्चन इस टाइप से, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें सारे रिएक्शन को मिक्स कर दिए हैं, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कंपाउंड जो है एल्डिहाइड है, तो इसको आराम से ओपन करके लिखते हैं। यहां पर देखो CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, इस तरह से लिखो, ये एल्डिहाइड है। इसमें पहला जो आपको डाला गया ये क्या है, ये बताओ, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड है। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड करता क्या है, अगर आपको पता है तो कर दोगे। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड हमेशा रिडक्शन करता है, और देखो अल्डिहाइड को जब भी रिडक्शन करता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनती है, और कीटोन को रिडक्शन करता है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। तो ये अल्डिहाइड है ना, तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, CH3CH2OH, ये हमारा बन गया फर्स्ट ए प्रोडक्ट, यहां मैंने ए लिख दिया, ठीक है। इसके आगे रिएक्शन करवाया H2SO4, H2SO4 हमेशा H+ देता है, H2SO4 हमेशा H+ देता है, ओके। और हीट भी दे रखा है, तो पहले हम H2SO4 H+ रिएक्शन करवा देते हैं। तो H+ जो होता है और OH का लोन पेयर जो होता है प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जैसे खींचेगा तो CH3CH2OH2+ बन जाएगा, मतलब ये एक लिविंग ग्रुप की तरह बन जाएगा, ठीक है। उसके आगे आपको हीट दे रखा है, हीट में हमेशा इलिमिनेशन होता है, क्या होता है, इलिमिनेशन। और इलिमिनेशन मैंने आपको बताया, इलिमिनेशन डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड बनते हैं। ये क्या करता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहते हैं, यहाँ पर CH3 लिख रखा हूं, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन छुपा हुआ होता है, यहाँ से बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, OH2 अपना लिविंग ग्रुप बन के निकल जाता है और पानी बाहर निकल जाती है, ये बन गया CH2, ठीक है। ये बन गया हमारा कौन सा, B बन गया, ये B हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, HBr है। देखो HBr है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, इजी है।
यहाँ पर मार्कोनिकॉफ वाला फॉलो नहीं करता, मार्कोनिकॉफ हमेशा अनसिमेट्रिकल अल्कीन में फॉलो करता है, यहाँ पर सिमेट्रिकल ये अल्कीन है, सिमेट्रिकल है, तो आपकी मर्जी है, कहीं पे भी एच लगा दो, कहीं पे भी बीआर लगा दो, वो आपकी मर्जी है ना, तो कहीं भी लगा दो एच, तो मैंने यहाँ पर एच लगा देता हूँ और यहाँ पर बीआर लगा देता हूँ, बस ठीक है। अब इसके आगे देख लो बच्चे, ठीक है, यहाँ पर आगे क्या है, सी बन गया, ये हमारा सी बन जाता है, ओके, ये सी बन गया। अब इसके आगे क्या डाल रखा है, आगे डाल रखा है सिंपल रिएक्शन अराइल हाइलाइड, सॉरी नॉट अल्काइल, अराइल हाइलाइड, और क्या डाल रखा है, सोडियम ड्राई ईथर। ये कौन सा रिएक्शन अगर आपको पता होगा तो ये ऊर्ज फिटिक रिएक्शन है। ऊर्ज मतलब क्या होता है, अल्काइल हाइलाइड, फिटिक मतलब क्या होता है, अराइल हाइलाइड, दोनों को मिक्स कर दिया है, तो यहाँ पर 1 मोल अल्काइल हाइलाइड 1 मोल अराइल हाइलाइड, दोनों को मिक्स कर क्या बना दिया है, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पर दोनों सोडियम आएंगे, 2 मेटल सोडियम मेटल आएंगे, दोनों को बीआर को लेके भाग जाएंगे, चल भाई मेरे साथ तू हमारा घर बसाने, ठीक है। यहाँ पर 2 मोल NaBr बन जाएगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, ये 2 अल्काइल मतलब 2 इथाइल लग जाएंगे, ठीक है, सॉरी 2 नहीं 1 इथाइल, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। डी बताना क्या था, डी बताना था। कौन सा ऑप्शन है, मैच कर लो किधर है बच्चे। देखो पहला तो नहीं बनेगा, बाइफिनाइल ईथर नहीं बनेगा, C4H10 नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये हाँ ये देखो बेंजीन है और 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, मतलब आंसर डी करेक्ट हो जाएगी 9 का, ओके। अब यहां पर देख लो, यहां पर देखना क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन में SN2 रिएक्शन पूछा गया है कि रिएक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग आइसोमर, 4 आइसोमर दे रखे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। SN2 किसमें फास्ट जाएगी, किसमें रिएक्शन ऑर्डर इसका क्या होगा, SN2 के आधार, ठीक है। SN2 के टुवार्ड्स में किसका रिएक्शन फास्ट जाएगा, किसमें SN2 फास्ट जाएगी, वो देखना है, उसका ऑर्डर बताना है। देखो सबसे पहले मैं बता कि SN2 हमेशा देखना यही है आपको कि यहाँ पर कहां पर आपको लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहां पर रिएक्शन फास्ट चली जाएगी, तो यहीं पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एक बार चेक करने की कोशिश करो, तो किसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, देखो फर्स्ट में देखो, सबको ओपन करके लिखो, देखो फर्स्ट कंपाउंड में देखो CH3 CH, देखो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है ना, CH2 Cl। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस देखो बहुत ईजी है, जहां पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करेगा Cl को निकाल जाए, तो यहाँ फर्स्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो बी और जो सेकंड ऑप्शन है CH3 CH2, उसके बाद CH है और Cl है, और यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के आएगा ना तो बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन स्लो हो जाएगी SN2 के हिसाब से, ओके। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या है, यहाँ पे CH3 है, CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर देखो CH है, CH2 है, Cl। देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो SN2 जा रहे हैं ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो SN2 जा रहे हैं रिएक्शन आराम से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ मिथाइल जो है ना 2 बल्कि ग्रुप को बहुत दूर में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुश करके निकाल देगा लिविंग ग्रुप को, तो कहीं ना कहीं 1 के बाद ना 2 नहीं होगा, 2 के हाँ 1 के बाद थर्ड हो जाएगा रिएक्शन। यहाँ पर देखने की कोशिश कर, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा वहां पर रिएक्शन स्लो हो जाएगी SN2 में, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होगी, जहां भीड़ भाड़ कम होगा ना वहां पर तेजी से रिएक्शन जाएगा SN2 का, तो 1 के बाद थर्ड है। कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हो 1 का थर्ड एक ही ऑप्शन है, डी में दिख रहा है। और आगे देखते हैं फोर्थ का जो ऑप्शन है, ये फोर्थ जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों मिथाइल लगे हुए, 3 मिथाइल लगे हुए, 2 नहीं 3 मिथाइल लगे हुए, यहाँ पर तो न्यूक्लियोफाइल आएगा ही नहीं, इतना भर भर के बल्कि ग्रुप लगे होंगे, यहाँ बल्कि ग्रुप आएगा ही नहीं, और जब आएगा तो रिएक्शन वहां पर सबसे लास्ट 4 का जाएगा, तो ऑप्शन कौन होगा, 3 के बाद 2 जाएगा और 2 के बाद लास्ट में 4 जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी। तो SN2 में आपका स्टेरिक हिंड्रेंस एक बार देखने की कोशिश करना कि स्टेरिक हिंड्रेंस से या क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ओके। अब 11 नंबर क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री का, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैरेलिटी, रिगार्डिंग कैरेलिटी, तो देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, हल्का सा बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, वहां तक क्वेश्चन सोल्व कर लोगे इजी वे में। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर में सबसे बड़ी जो चीज आती है ना वो मिरर इमेज का खेला है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज आती है वो मिरर इमेज का खेला होता है। इसके अंदर एक मिरर इमेज बनती है, मतलब यस मिरर इमेज बनती है, और एक में मिरर इमेज नो नहीं बनती है, ठीक है। जब मिरर इमेज बनती है ना तो उसमें 2 पार्ट्स आती है, एक होता है सुपर इम्पोज बनती है, सुपर इम्पोज,
ठीक है, सुपर इम्पोजेबल, और एक बनती है नन सुपर इम्पोज, नन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। और जिसमें मिरर इमेज बनती नहीं उसको हम बोलते हैं डायस्ट्रियो आइसोमर, डायस्ट्रियो आइसोमर, और डायस्ट्रियो आइसोमर को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसी के अंदर आता है सिस एंड ट्रांस, ठीक है। तो जहां पर सिस एंड ट्रांस की बात आए तो सिस ट्रांस हमेशा किस में आती है, डायस्ट्रियोमर में आते हैं, डायस्ट्रियो आइसोमर के अंदर में देखने को मिल जाती है सिस ट्रांस, इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर और इसी को बोलते हैं सिस ट्रांस, ठीक है। तो जो सुपर इंपोज बनता है ना बच्चे, उसके अंदर हमेशा कंपाउंड आइडेंटिकल बनते हैं, आइडेंटिकल बनते हैं, और नॉन सुपर इंपोजेबल जो होते हैं वो हमेशा बनते हैं इनन्सियोमर बनते हैं। तो बस इतना भी ध्यान रखने के क्वेश्चन इजी में सोल्व, बस इतना तो ध्यान रखना ही है। स्टीरियो आइसोमर के अंदर में जब भी बनते हैं उसमें मिरर इमेज देखना होता है, जिसमें मिरर इमेज बनते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल। जिसमें नहीं बनते हैं वो अलग हो गया, उसको बोलते हैं डायस्ट्रियो आइसोमर, और डायस्ट्रियो आइसोमर के अंदर में सिस ट्रांस आते हैं और सिस ट्रांस को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बस, ठीक है। तो हमको बताना यहां पर है जस्ट अगर है मिरर इमेज तो सुपर इंपोज बनेगा तो आइडेंटिकल बनेंगे, नॉन सुपर इंपोजेबल बनेगा तो क्या बनेंगे, इनन्सियोमर बनेंगे। और थोड़ी सी मैं बता दूं SN1 के अंदर में, SN1 के अंदर में हमेशा ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, OI ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसके अंदर कायरल नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ए कायरल होता है SN1 में, और यहां पर SN1 में रेसिमिक मिक्सचर बनता है, रेसिमिक मिक्सचर मतलब कि 50% एस बनता है 50% आर बनता है। और SN2 के अंदर में हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसके अंदर कायरल कंपाउंड बनते हैं, ओके। क्योंकि रीजन ये होता है यहाँ पर वॉल्डेन इन्वर्जन होता है, वॉल्डेन इन्वर्जन, बस यही तो समझना है, इतना बेसिक आपको पता होगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर लोगे आप, कर लोगे ना। अब देखो इसमें पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहला क्या है, इनन्सियोमर और सुपर इंपोज, देखो ना इनन्सियोमर सुपर इंपोज बनेगा, नॉन सुपर इंपोज बनेगा ना, तो ये पहला गलत है। रेसिमिक मिक्सचर सो ऑप्टिकल रोटेशन जीरो, हाँ जहां पर रेसिमिक मिक्सचर बनता है वहां पर ऑप्टिकल रोटेशन जीरो ही होता है, तभी तो एक कायरल बनता है, कायरल नहीं बनता है, ए कायरल बनता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो ये सही है। SN1 इल्ड 1:1 रेशियो, हाँ 50-50 रेशियो बनता, मतलब 1:1 रेशियो बनता, वो बोथ इनन्सियोमर, ये भी सही है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन SN2 रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स हैविंग कायरलिटी, SN2 के अंदर में कायरल बनता है, कायरलिटी ठीक है। द रिएक्टिव साइड सो इन्वर्जन, ऑफ कोर्स वॉल्डेन इन्वर्जन होता है, ये भी सही है, तो मतलब डी भी सही है। इसे पूछा इनकरेक्ट, मतलब सी भी सही है, बी भी सही, मतलब ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूं कि BCD करेक्ट बोल रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा गया इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हमारा पहला है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर सही होने वाला है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये आंसर जो सी और बी और डी जो है ये गलत हो जाएगी, इनकरेक्ट पूछा है, नोट करेक्ट, ध्यान रखना है आपको, इनकरेक्ट पूछा तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। अब 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मेजर प्रोडक्ट द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंट-2-इन बनाना है आपको, ठीक है। तो देखो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है कि HX ये निकालना, ये रिलीज होना, अगर ये रिलीज हो रहा है तो इसी को बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। पहले स्ट्रक्चर बनाओ 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, कितना 1 2 3 4 5 बन गए, ठीक है। यहाँ पर CH3 लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर देखना है कि 2 ब्रोमो 1 2 पे Br लगा दिया, ठीक है। क्या बना रहा है हमारा, पेंट-2-इन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 पे E लगा दिया, बस। अब ये कैसे बन रहा है ये देखना है, देखो तो सबसे पहले यहाँ पर ये कैसे बन रहा है वो आपको देखना होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन से ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से Br निकल रहा है, ये कंपाउंड बन रहा है। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है किसके बेसिस पे बन रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, किसके बेसिस पे, क्या हकल से बन रहा है, नहीं। सेटजेफ से बन रहा है, हाँ ये बन रहा है। होर्न से बन रहा है, नहीं। हॉफमैन से बन रहा, नहीं। आंसर इसका बी करेक्ट हो जाए। कैसे, देखो सेटजेफ हमेशा बताता है कि जो अल्किन बनती है वो मोर अल्किन जो बनती है, जितनी भी अल्किन बनती है वो सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मोर स्टेबल बनता है। तो यहाँ पर देखो ना सब्स्टिट्यूटेड भर भर के है ना, यहाँ पे देखो ये अल्किन में यहाँ पर 2 इथाइल लगे हुए हैं, CH2 CH3, और यहाँ पर एक मिथाइल लगे हुए हैं, बाकी हाइड्रोजन। तो सब्स्टिट्यूटेड तो लगे हुए हैं ना, भर भर के सब्स्टिट्यूटेड लगे हुए हैं, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मोर स्टेबल होते हैं। तो सेटजेफ कहना है, तो सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा है इसलिए स्टेबल ज्यादा है, इसलिए सेटजेफ का रूल सही हो जाएगा। हॉफमैन में क्या होता है, जैसे उल्टा लेस सब्स्टिट्यूटेड, इसका होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन
जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, इसमें आता है हॉफमैन के अंदर में। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ज्यादा है तो स्टेबल ज्यादा हो जाएगा, तो आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस बॉन्ड एंथैल्पी CX बॉन्ड। अब देखो CX बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ बताना है कार्बन के साथ, तो मैंने बताया इससे पहले सेकंड क्वेश्चन में ही, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, उसके बीच में स्ट्रेंथ देखा जाता है जिसका साइज जितना बड़ा होता है कार्बन से, कार्बन साइज छोटा होता है और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, फास्ट हो जाता है। तो यहां पर पूछ रहा है कि बॉन्ड एंथैल्पी, आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है, रिएक्टिविटी नहीं पूछ रहा है। तो बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग होगा, कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है सबसे ज्यादा होता है CCl, उसके बाद CBr, उसके बाद CI, ये होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहां पर यही ध्यान रखने वाली बात है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा गया है तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, CF का होगा, क्योंकि दोनों 2p2p ऑर्बिटल के हैं ना, 2p2p ओवरलैपिंग, गुड ओवरलैपिंग होगा, गुड ओवरलैपिंग। जब ओवरलैपिंग बढ़िया होंगे तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ तगड़ा होगा, तो इसकी जो एनर्जी तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी काफी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, तो CF सबसे ज्यादा होगा, तो ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी 13 का। ओके, अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर आप देखने की कोशिश करो। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एलिमिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंटूइन बन रहा है। फिर वही क्वेश्चन है, अभी जो 12 क्वेश्चन बनाया था ना वही क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, 2 पे ब्रोमो लगा दो, क्या बन रहा प्रोडक्ट हमारा, 1 2 3 4 5, 1 2 पे लगा दो पेंटीन, बस यही बन रहा है। तो कैसे बन रहा है ये ऑप्शन बताना है आपको। क्या बिट्टा एलिमिनेशन हो रहा है, देखो ना यहाँ पर हाइड्रोजन से ये शिफ्ट हो रहा है, Br निकाल रहा है, ये अल्फा है ये बिट्टा है, तो बिट्टा हाइड्रोजन शिफ्ट करके Br निकाल रहा है, तो बिट्टा एलिमिनेशन सही हो रहा है। ठीक है, बिट्टा एलिमिनेशन से होकर ये कंपाउंड बन रहा है। क्या फॉलो जेटसिफ रूल फॉलो कर रहा है, जेटसिफ या सेटजेट दोनों एक ही है, ये ऑफ कोर्स ये भी फॉलो कर रहा है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मोर स्टेबल, तो उसे वो भी फॉलो कर रहा है। डी हाइड्रोजनेशन बना रहा है, डी हाइड्रो हाइड्रोजनेशन बना रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि HBr निकल तो रहा है ना साइड से, तो ये तो है, तो ये भी कर रहा है। क्या डिहाइड्रेशन कर रहा है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी, वाटर निकाल रहा है, नहीं वाटर तो कहीं नहीं निकाल रहा, तीन ही है, तो ऑप्शन A B C मतलब ये तीनों सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट क्या हो जाएगा, ABC, तो ABC मतलब 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ओके, अब देखो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो 2020 क्वेश्चन पूछा नीट के अंदर में, 2020 क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने जितने क्वेश्चन थे 2025 से लेके 2020 में क्वेश्चन मैं सोल्व करा दिया, फेज 1 हो या फेज 2, जब भी क्वेश्चन पूछे गए जिस एग्जाम में फेज 1 या फेज 2 में सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिया हूँ। 6 साल क्वेश्चन था, पूरा निकाल करके एक्सट्रैक्ट कर क्वेश्चन सोल्व किया हूँ। अब यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग नोट अंडरगो SN1, किसमें SN1 रिएक्शन नहीं जाएगी, ठीक है, निक्लोफाइल के साथ। अब देखना यहाँ पर है SN1 किसमें नहीं जाएगी, तो पहले देखो SN1 किसमें जाएगी, तो SN1 जाने के लिए जैसे निकालो कार्बोकेटायन बनाओ, क्या स्टेबल है, हाँ प्लस M से स्टेबल है, बेंजाइलिक है स्टेबल है ही है, ठीक है, ये जाएगी। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे तो कार्बोकेटायन बनेगा, ये प्लस M से रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा, ये भी जाएगी प्लस M से SN1। यहाँ पर 3 कार्बोकेटायन, देखो 3 मिथाइल लगे हुए हैं, 3 मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा Cl निकालने के बाद, तो यहाँ पर जब कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा 9 अल्फा हाइड्रोजन से, ठीक है, और प्लस I ग्रुप लगा करके, तो ये भी जाएगा, यहाँ से रिएक्शन जाएगी SN1। यहाँ पर देखो यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पर नहीं, ये स्टेबल है भी नहीं, यहाँ पर स्टेरिक हिंडेंस भी बहुत लो है, और यहाँ पर बाकी SN1 हमेशा स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पर है, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर स्टेरिक हिंडेंस बहुत कम है, तो यहाँ से SN1 नहीं जाएगी, यहाँ पर SN2 जाएगी। ठीक है, तो किसमें नहीं जाएगी, तो इसमें नहीं जाएगी, डी ऑप्शन में नहीं जाएगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो, सारी क्वेश्चन सोल्व हो गई होगी और समझ में आ गई होगी। फिर भी समझ में नहीं आता कुछ क्वेश्चन तो कमेंट में बताना, मैं वहां पर अच्छे से आपको कमेंट में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना और दोस्तों यारों में शेयर करने की जरूर कोशिश करना। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी कोई टॉपिक पे चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट 6 ईयर का टॉपिक है, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, तो कमेंट में बताना। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।